गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था और उसी के साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई थी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करने के तरीके कि हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड हम यूज करेंगे ऑर्डर को निकालने के लिए। बच्चों, टॉपिक का नाम है मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करने के हमें तरीके पढ़ने हैं। और बच्चों, सबसे पहला जो तरीका नंबर 1 जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफिकल मेथड। पहला जो तरीका है वो क्या है? ग्राफिकल मेथड। अब ये ग्राफिकल मेथड हम कहां यूज करेंगे, ये काम की बात है। मतलब कि अलग अलग रिएक्शन के लिए हम अलग अलग मेथड यूज करेंगे। बच्चों, बड़े काम का है, कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है, समझना है चीजों को अच्छे से। ग्राफिकल मेथड देखो जरा बच्चों, हम कब यूज करेंगे। दिस मेथड इज यूज्ड टू determine order of reaction in which only one type of reactant involved ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर पता करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड को यूज करते हैं जिसमें केवल एक तरह का रिएक्टेंट मौजूद हो। एक तरह का मतलब, जैसे मान लिया ए टाइप का रिएक्टेंट है तो जितने भी वहां रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, बस वो ए टाइप के होंगे। एक ही तरह का सेम टाइप का रिएक्टेंट होगा। बच्चों, जैसे मैं अगर एग्जांपल देखूं तो ए एक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में बदल रहा है। ए एक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में बदल रहा है। और इस रिएक्शन का जो रेट ला है वो मैंने ऐसे लिखा, रेट के ए की पावर एन। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके रेट ला में एक एक कितने मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो मैंने अपनी तरफ से एक जनरल रेट ला लिखा कि रेट बराबर के ए की पावर एन। मुझे नहीं पता ए की पावर क्या है। अब मैं 1 बाय 1 अपनी तरफ से मानता हूं। क्या? फॉर जीरो ऑर्डर, सबसे पहले क्या है? फॉर जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो बच्चों, रेट बराबर क्या होगा? रेट बराबर होगा के और ये हमारे पास ए। सही बात है। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच, एन की वैल्यू 0 है ना, तो यहां 0 आ जाएगा। अगर एन की वैल्यू 0 है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहां 0 लिखना पड़ेगा ना। अब सुनो, अब हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं रेट वर्सेस ए के बीच। रेट वर्सेस ए के बीच हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। बच्चों, कैसा ग्राफ आएगा? देखो, अगर मैं बात करूं रेट, क्या रेट बदलेगा ए की कंसंट्रेशन चेंज होने से? ए की पावर कितनी है? 0। अब मैं ए की चाहे कोई भी वैल्यू ले लूं, उसकी पावर तो 0 है, इसका मतलब वो 1 के बराबर ही होगा। इस ए को मैं चाहे कुछ भी ले लूं, ये रेट नहीं बदलेगा, रेट विल रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों, अगर ऐसा ग्राफ कभी बना हुआ तुम्हें नजर आता है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो समझ जाना है वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? जीरो ऑर्डर की है। बच्चों, हम यहां कर क्या रहे हैं पता है? हम ग्राफ से पता लगा रहे हैं उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अगर रेट वर्सेस ए के बीच ऐसा ग्राफ मिलता है तो हम कह देंगे कि भाई इसका ऑर्डर 0 है। सही बात है। अब सुनो जरा ध्यान से, आगे की कहानी क्या है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? रेट इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू में क्या लूंगा? 1 लूंगा, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? के और ए की पावर 1। होगा कि नहीं होगा? अब मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, फिर से वही ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, किस किस के वर्सेस? रेट के वर्सेस
और ए के वर्सेस। अब ए की पावर 1 है, अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा या ए को चेंज करूंगा तो ये रेट भी चेंज होगा, ऑब्वियसली है रेट चेंज होगा। और बच्चों सीधा सीधा नजर आ रहा है, दोनों डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। और ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाला ही ग्राफ है। जैसे देखो रेट को वाई एक्सिस पे लिया हुआ है तो वाई, इसको एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है तो एक्स, एक्स के साथ जो है वो क्या है एम, सी यहां है ही नहीं, सी की वैल्यू 0 है, तो ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो बच्चों इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके बराबर है, के बराबर है। समझ में आ रही है ना बात। अगर तुम्हें रेट वर्सेस ए का ग्राफ ऐसा मिलता है तो हम झट से बोल देंगे कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, उस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है। चलो बच्चों अब सुनो आगे की कहानी, देखो क्या है। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि फॉर सेकंड ऑर्डर, अगर रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए जो n की वैल्यू है, n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 2। तो बच्चों रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर होगा के ए की पावर कितनी, 2 हो जाएगा। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं किस किस के वर्सेस, मैं रेट और ए स्क्वायर के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करता हूं। यहां मैं ए की पावर 2 ले रहा हूं, ठीक है, मैं ए के वर्सेस ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहा, मैं ए के स्क्वायर के वर्सेस ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। तो देखो ये क्या हुआ बच्चों, ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, और ये हमारा क्या हो गया एम, सी नहीं है, सी की वैल्यू 0 हो गई, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। स्लोप क्या होगा, स्लोप बराबर होगा के। अब तुम कहोगे सर फर्स्ट ऑर्डर का और सेकंड ऑर्डर का ग्राफ तो एक जैसा है। बच्चों ग्राफ एक जैसा है लेकिन हम जिनके वर्सेस प्लॉट कर रहे हैं वो तो अलग अलग है। यहां रेट वर्सेस ए के बीच का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन सेकंड ऑर्डर में रेट वर्सेस ए के स्क्वायर के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो बच्चों देखो अगर कभी भी तुम्हें इस तरीके से ग्राफ मिलते हैं तो उस ग्राफ से तुम बता सकते हो कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। समझ में आई ये बात, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। चलो ये था बच्चों पहला मेथड किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को पता करने का। अब हम दूसरे मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि दूसरा मेथड कहीं ना कहीं हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों हम यहां पे उसको समझेंगे दोबारा से, उसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। और बच्चों ये जो न्यूमेरिकल तुम करते हो ना, उन क्वेश्चंस को मेरे पास भेजा करो ताकि मुझे पता रहे कि कहां तक तुम कर चुके हो। बहुत कम बच्चों के न्यूमेरिकल आ रहे हैं मेरे पास, दे रहे हैं कुछ बच्चे, लेकिन कुछ के नहीं आ रहे हैं। वो सभी बच्चे अपने न्यूमेरिकल मुझे पीडीएफ बना के भेजे। चलो बच्चों इसके बाद दूसरा जो मेथड है हमारे पास, उस मेथड का नाम है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बड़े काम का मेथड है ये इनिशियल रेट मेथड। देखना जरा ये है क्या और कब हम इसको यूज करेंगे। जैसे बच्चों ग्राफिकल मेथड जो था, ग्राफिकल मेथड हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास केवल एक ही तरह का रिएक्टेंट होता है। जैसे ए टाइप का रिएक्टेंट था तो मैंने ग्राफिकल मेथड यूज कर लिया, ग्राफ से बता सकते हैं हम बड़े आसानी से कि ऑर्डर क्या होगा। लेकिन इनिशियल रेट मेथड कब यूज किया जाता है, दिस मेथड is used to determine order of reaction in which more than one type of reactant are involved। ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर पता करने के लिए हम इसको यूज करते हैं जिसमें एक से ज्यादा टाइप के रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे ए टाइप का भी है, बी टाइप का भी है, सी टाइप का, ये 3 रिएक्टेंट थे और ये क्या बना रहे थे, ये प्रोडक्ट बना रहे थे। सही बात है। अगर मैं इसका रेट लिखूं, अपनी तरफ से रेट लिखूं, तो मैं लिखूंगा रेट बराबर के ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा और सी की पावर गामा। ठीक है भाई, मुझे क्या पता कि ए के कितने मॉलिक्यूल उस
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में या रेट लॉ में यूज हो रहे हैं। मैंने तो अपनी तरफ से इसका रेट लॉ लिख दिया। अल्फा बीटा और गामा की अगर मुझे वैल्यू पता चल गई तो मैं इस रिएक्शन का ऑर्डर भी बड़े आराम से बता सकता हूं, है कि नहीं बच्चों। अगर मुझे इसका ऑर्डर बताना है, अगर मुझे इसका ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये हम निकाल कैसे सकते हैं? देखो इस मेथड के लिए बच्चों कुछ कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है? इन दिस मेथड there is change in concentration with respect to one reactant by constant the concentration of other reactant। हम क्या करते हैं, किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बदलेंगे, दूसरे की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे। जैसे देखो समझना बच्चों, मान लो शुरुआत में इस ये जो ए टाइप का रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन थी A1, मैंने अपनी तरफ से माना है। तो बच्चों शुरुआत में रेट को मैं मान लेता हूं R1 बराबर के A1 की पावर अल्फा और ये B की पावर बीटा और ये C की पावर गामा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ए की कंसंट्रेशन जो शुरुआत में A1 थी A1 से A2 कर दी है, ठीक है। इन दोनों की कंसंट्रेशन को नहीं बदला, वो कांस्टेंट रखी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को बदल दिया। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को बदलूंगा तो रेट भी बदल जाएगा। अब नया रेट आ गया बच्चों R2 बराबर क्या आ गया के, और यहां आ गया A2 की पावर अल्फा। B की कंसंट्रेशन मैंने कांस्टेंट रखी, C की कंसंट्रेशन मैंने कांस्टेंट रखी। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो बच्चों देखो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, देखो दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो K से K कैंसिल, B की पावर बीटा से B की पावर बीटा कैंसिल, C की पावर गामा से C की पावर गामा कैंसिल, बच क्या जाएगा A1 अपॉन A2 की पावर अल्फा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया A1 अपॉन A2 की पावर अल्फा, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। बच्चों मुझे अल्फा निकालना है। अब अल्फा अगर कभी भी तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन बचती है तो अल्फा तुम कैसे निकाल सकते हो? अल्फा निकालने के लिए बच्चों कभी भी ऐसी कंडीशन आती है ना, तो उस टाइम के लिए कैलकुलेशन के लिए हम एक मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं जिसको लोगरिथम बोलते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले रहा हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले रहा हूं। लॉग अगर ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, log R1 बाय R2 बराबर log A1 बाय A2 की पावर अल्फा। सही बात है। अब देखो क्या आ गया, log R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, ये देखो क्या बन गया, log m की पावर x बन गया है, log m की पावर x। क्या होगा, पावर को डाउन कर लेंगे, फॉर्मूला वह ना ही, log m की पावर x किसके बराबर होता है, x log m के बराबर होता है। पावर को डाउन कर लेंगे, पावर को डाउन कर लेंगे तो अल्फा log A1 बाय A2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, log R1 बाय R2 और डिवाइड चला जाएगा ये log A1 बाय A2। बच्चों इस तरीके से हम अल्फा निकाल सकते हैं। अच्छा log से log कैंसिल नहीं करना, ध्यान रखना है, जो वैल्यू हो उसको सोल्व करना है, log से log कभी कैंसिल नहीं होता। अब सुनो जरा ध्यान से, यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई, सेम एज इट इज हम बीटा और गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बीटा और गामा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो अल्फा की वैल्यू कैसे निकली, ए की कंसंट्रेशन को बदला है हमने, अब हम क्या करेंगे, बी की कंसंट्रेशन को बदलेंगे, ए की और सी की को कांस्टेंट रखेंगे, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, सी की कंसंट्रेशन को बदलेंगे, ए और बी को कांस्टेंट रखेंगे, हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाएगी। और अगर अल्फा बीटा और गामा तीनों अगर आ गए तो हमारे पास उस रिएक्शन का ऑर्डर भी आ जाएगा। बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल हमने सोल्व किए हैं, पहले एक न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं अभी तुम्हें यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूं,
सिमिलरली वैल्यू ऑफ अल्फा similarly value of beta and gamma will calculated. सेम एज इट इज हम बीटा और गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो एक न्यूमेरिकल कराता हूं मैं तुम्हें इस इनिशियल रेट मेथड के ऊपर, देखना जरा क्या है वो न्यूमेरिकल। देखो बच्चों न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है द फॉलोइंग डाटा is given for a reaction, और रिएक्शन क्या है? A प्लस बी प्लस सी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। उसके लिए डाटा क्या दिया हुआ है? यहां लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 2 3 4, और यहां दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहां कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है, यहां कंसंट्रेशन ऑफ सी दिया हुआ है, और यहां दिया हुआ है बच्चों रेट। ठीक है? अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1, इसकी 0.2, इसकी 0.3, उस टाइम पे रेट है 2 × 10⁻⁻⁴। अच्छा, जब सेकंड वाले सीरियल नंबर पे कंसंट्रेशन इसकी दे रखी है 0.2, इसकी 0.2, इसकी 0.3, तो जो रेट है हमारा वो 4 × 10⁻⁻⁴ है। इसकी कंसंट्रेशन 0.1, इसकी 0.4, इसकी 0.3, रेट है 2 × 10⁻⁴। इसकी कंसंट्रेशन 0.1, इसकी 0.2, इसकी 0.6, तो उस टाइम पे जो रेट है वो दिया हुआ है 8 × 10⁻⁴। बच्चों ये हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है ऊपर वाली रिएक्शन का। ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है, A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है। अब इस एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमें क्या बताना है? ऑर्डर बताना है। देखो बच्चों अभी अभी जो इनिशियल रेट मेथड पढ़ा था ना, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये टेबल दी हुई है। देखो इस टेबल में खास बात क्या है, शुरुआत में जो कंसंट्रेशन दे रखी है, ए की ये दे रखी है, बी की ये दे रखी है, सी की ये दे रखी है, उस टाइम पे रेट दे दिया। उसके बाद जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए 2, 3 और 4, उनमें क्या किया? देखो ए की कंसंट्रेशन को बदला लेकिन बी और सी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा। ठीक है ना? इसका मतलब इन दो चीजों से हम इन दो एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं ए के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर। ठीक है? अगले वाले एक्सपेरिमेंट में देखो क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, बी की कंसंट्रेशन को चेंज किया, और सी की कंसंट्रेशन देखो कांस्टेंट है। इसका मतलब अब यहां से किसके विद रिस्पेक्ट निकल सकता है? बी के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर निकल सकता है। तो ये जो टेबल है पूरी तरह से इनिशियल रेट मेथड के ऊपर दी हुई है, और ऐसे न्यूमेरिकल बच्चों हमने पहले पढ़े भी हैं, मैंने कराए हैं तुम्हें पहले न्यूमेरिकल, लेकिन चलो फिर भी अब हम करते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा, करना क्या है इसमें? डेटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है। चलो पता करेंगे भाई हम ऑर्डर। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। मैंने अपनी तरफ से रेट ला लिख लिया, रेट बराबर के ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा और सी की पावर गामा। मैंने अपनी तरफ से रेट ला लिख लिया, सही है। अब सबसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट के लिए, फॉर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, यानी कि ये वाला एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो उस टाइम पे जो रेट था वो कितना था? 2 × 10⁻⁻⁴ के ए की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर अल्फा, 0.2 की पावर बीटा और 0.3 की पावर गामा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है? अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से हमें क्या रिजल्ट मिला कि रेट है 4 × 10⁻⁻⁴, और ए की कंसंट्रेशन को तो डबल किया है, बी और सी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है। तो ये हमने सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए रेट लिख दिया। अब हम सेम एज इट इज थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए रेट लिख सकते हैं क्या?
क्या कह रहे हैं थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए जो रेट है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर के 0.1 की पावर अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया है और इसकी कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट रखा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर जो 4 है, 4 नंबर एक्सपेरिमेंट के लिए क्या है, जो रेट है वो है 8 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर के और ये है 0.1 की पावर अल्फा, ये क्या है 0.2 की पावर बीटा और इसको क्या हो गया 0.6 की पावर गामा, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। ठीक है। अब हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं देखो बच्चों इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूंगा तो देखो 2 नीचे 4 है तो ये कैंसिल होने के बाद 2 बचा, नीचे 2 बचा और 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁴ कैंसिल हो गई तो बचा भाई 1/2। 1/2 बराबर क्या आया देखो, के से के कैंसिल, 0.1 नीचे 0.2, पावर अल्फा है। अच्छा 0.2 की पावर बीटा, 0.2 की पावर बीटा कैंसिल हो गया, 0.3 की पावर गामा, 0.3 की पावर गामा कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा 0.1 डिवाइड बाय 0.2, इसको भी मैं 1/2 लिख सकता हूं। 1/2 की पावर कितनी, अल्फा। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 1। बेस सेम है और बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होगी बच्चों। अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। ठीक है, ये थी पहली बात। अब सुनो जरा आगे मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन को अब मैं डिवाइड कर रहा हूं थर्ड से, फर्स्ट बाय थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट में जो रेट है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, थर्ड में जो रेट है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, कैंसिल होने पे क्या बचा, 1 बचा। 1 बराबर देखो क्या आया, के से के कैंसिल, 0.1 की पावर अल्फा, 0.1 की पावर अल्फा कैंसिल, 0.2 की पावर बीटा, 0.4 की पावर बीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना बच्चों 0.2 अपॉन 0.4, कैंसिल होने के बाद 1/2 ही बचा ना, 1/2 की पावर बीटा। आगे क्या है 0.3 की पावर गामा, 0.3 की पावर गामा कैंसिल हो गया। अब देखो जरा क्या आया यहां से, 1/2 की पावर बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1/2 की मैं क्या पावर लूं, बीटा की मैं क्या वैल्यू लूं कि उसकी वो बराबर हो जाए 1 के। तो बच्चों यहां बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, बीटा बराबर होगा यहां 0 के। समझ में आ रही है ना बात, ये पहले भी सिखाया था मैंने तुम्हें। चलो अब सुनो जरा ध्यान से आगे की बात। अब क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 4, पहली वाली इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, फर्स्ट को अब 4 से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो 2 है, नीचे कितना है 8 है, तो 1/4 आ गया बराबर के से के कैंसिल, 0.1 की पावर अल्फा, 0.1 की पावर अल्फा, 0.2 की पावर बीटा, 0.2 की पावर बीटा, 0.3 की पावर गामा, 0.6 की पावर गामा है, तो बच गया 1/2 की पावर गामा। अच्छा इस 1/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर और ये बराबर है किसके भाई, 1/2 की पावर गामा। तो गामा बराबर किसके आ गया बच्चों, हमारे 2 के बराबर आ गया, क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। क्लियर है, समझ में आई है बात तुम्हारे। ओवरऑल हमारे पास बच्चों ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट फाइनल क्या आया बच्चों, ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बराबर 1, बीटा 0, गामा हमारे पास कितना 2, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना है 3 है। ये है जो अभी मैंने न्यूमेरिकल कराया बच्चों, ये इनिशियल रेट मेथड के ऊपर है। इनिशियल रेट मेथड में हम क्या करते हैं, मोर देन वन टाइप के रिएक्टेंट होते हैं, एबीसी टाइप के अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं। हमें इस मेथड में करना क्या होगा, हमें किसी भी एक रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट कंसंट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बदलना पड़ेगा, बाकी के जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे और उस टाइम पे रेट देखेंगे, रेट कैसे चेंज हो रहा है, रेट कैसे बदल रहा है। फिर अगले वाले रिएक्टेंट की को चेंज करेंगे और बाकी के दो जो बच गए हैं उनकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे। इस तरीके से बच्चों एक टेबल बन जाएगी और फिर उस टेबल के बेस पे हम सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है बात, न्यूमेरिकल आएगा बच्चों टेबल बेस, पहले भी कराए हैं और अब भी करा दिए। ठीक है, और इस टॉपिक के जस्ट बाद तुम्हें न्यूमेरिकल मिलेंगे इस तरह के, वो करके देखने तुमने। तो बच्चों ये था सेकंड मेथड। अब आते हैं हम थर्ड मेथड के ऊपर।
देखो बच्चों, जो हमारा थर्ड मेथड है, तीसरा जो मेथड है वो है इंटीग्रेटेड रेट मेथड। इंटीग्रेटेड रेट मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हमने ड्राइव की थी उस बेस पे ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हमने जीरो ऑर्डर के लिए की थी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए की थी, क्योंकि हमारे सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है, सेकंड ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब हमें ये वाला मेथड जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ना है। और बच्चों इसमें से है ना, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अभी एक साल पहले इससे क्वेश्चन बना था, 3 नंबर का क्वेश्चन बना था और वो ग्राफ के बेस पे था। अभी हम समझेंगे वो कैसा था क्वेश्चन। चलो अभी देखना जरा ध्यान से, इंटीग्रेटेड रेट मेथड मैं सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम जानते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इज गिवन एज, क्या होती है, x बराबर होता है बच्चों kt। ठीक है, यही होता है। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, आगे की कहानी क्या है। हम जो पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, उसमें हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट किसमें बदल रहा होता है, रिएक्टेंट बदल रहा होता है प्रोडक्ट में। और जब टाइम जीरो होता है तो हम इसको क्या लेते हैं, a, और वो a नोट के बराबर होता है। ठीक है, ये कितना होता है जब टाइम जीरो होता है, तो ये जीरो के बराबर होता है। एट टाइम t, एट टाइम t टाइम के ऊपर इसमें से कुछ कम हो जाता है और ये कंसंट्रेशन हम 80 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, और ये जो बन जाता है कितना, x बन जाता है। इसमें से x कम हुआ तो ये x बन गया, ये पढ़ा हुआ है हमारा। तो अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, यहां से क्या है कहानी। हम जानते हैं a माइनस एक्स बराबर 80 होता है और a की वैल्यू a नोट के बराबर होती है, तो a की जगह मैंने a नोट लिख दिया, a नोट माइनस एक्स बराबर 80। बच्चों इस x को उधर लेके जा रहा हूं तो ये प्लस का हो जाएगा, 80 को इधर लेके आ रहा हूं तो ये माइनस का हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। x की जगह मैं a नोट माइनस 80 रख सकता हूं यहां पे, ये पहले भी समझा हुआ है हमारा। चलो x की जगह मैंने रखा a नोट माइनस 80 बराबर kt। ये t मल्टीप्लाई में नहीं है, ये t नीचे है, बस केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाली कंसंट्रेशन t टाइम के ऊपर है। चलो अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, यहां से कहानी क्या है आगे की। अब मैं क्या कर रहा हूं, 80 को उधर लेके जा रहा हूं, 80 को उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, 80 बराबर क्या आ जाएगा, kt को इधर लेके आ रहा हूं, kt जब इधर आएगा तो kt प्लस का इधर आने पे माइनस हो जाएगा, a नोट माइनस kt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम किस किस के वर्सेस कर रहे हैं, देखो at वर्सेस t के बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, टाइम के वर्सेस ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अब देखो जरा at y एक्सिस पे है तो y हो गया, t एक्सिस पे है तो ये x हो गया, t के साथ जो है वो m हो गया और जो बच गया वो c हो गया। अब इस इक्वेशन में तुम्हें सीधा सीधा नजर आ रहा है स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और जब भी नेगेटिव स्लोप होता है तो स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगी कुछ ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, और यहां से लेके यहां तक की जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, a नोट के बराबर होगी, यानी कि ये जो पॉइंट है ये a नोट वाला पॉइंट है। ठीक है, इसका स्लोप किसके बराबर हुआ, स्लोप बराबर हुआ बच्चों माइनस के। अब बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऐसे कि एक रिएक्शन, उसने कहा है एक रिएक्शन के लिए ये ग्राफ दिया हुआ है, सेम यही ग्राफ दिया हुआ था, उसने पूछा उस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ और उस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी यूनिट बताओ। ये वाला क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में। अब अगर हमें ग्राफ बनाना आता है, ग्राफिकल मेथड अगर हमने पढ़े हुए हैं ये सारे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन वाले, हम बड़े आसानी से बता देंगे कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। अगर हम यही पता नहीं लगा पाएंगे ग्राफ से कि वो ऑर्डर कौन सा है, तो बच्चों हम रेट कांस्टेंट की यूनिट भी नहीं बता सकते, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट शुरुआत में हमने निकाली थी, जीरो ऑर्डर के लिए अलग होती है, फर्स्ट के लिए अलग होती है, सेकंड के लिए अलग होती है। अगर हमारा ऑर्डर ही गलत आ गया तो हम रेट कांस्टेंट की यूनिट भी गलत बताएंगे, इसका मतलब वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इनको अच्छे से समझना है बच्चों, और कहीं ना कहीं देखो बार बार रिपीट हो रही है चीजें, तो हमें और अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चलो अब सुनो जरा ध्यान से, फॉर
फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इज क्या होती है बताना जरा बच्चों, ये होती है केटी बराबर 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स, होती है कि नहीं होती है। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं kt इज इक्वल्स टू 2.303 log a नोट अपॉन at, अरे लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2.303 को इधर लेके आ रहा हूं, क्या हो गया kt अपॉन 2.303 बराबर log a नोट अपॉन at, हो गया kt अपॉन 2.303 बराबर log m बाई n, फॉर्मूला है ओपन कर लें, log m माइनस log n, सही है। अच्छा अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, log 80 को लेके आ रहा हूं इधर, माइनस का इधर आने पे प्लस का हो जाएगा, इसको लेके जा रहा हूं उधर, प्लस का है उधर जाने पे माइनस का हो जाएगा, क्या आ गया बच्चों log 80 बराबर log a नोट माइनस kt डिवाइड बाय 2.303। अब हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, और वो जो ग्राफ प्लॉट करना है वो किस किस के वर्सेस प्लॉट करना है, log 80 यानी कि ये, और वर्सेस टाइम के t के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करना है। अब सुनो जरा ध्यान से, log 80 y एक्सिस पे है तो ये y हो गया, t x पे लेना है तो ये x हो गया, t के साथ जो होगा वो क्या होगा m स्लोप होगा, और जो बच गया वो क्या होगा c होगा। अब हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा नीचे की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और इस वाले ग्राफ में ये जो इंटरसेप्ट है यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है ये किसके बराबर है, log a नोट के बराबर है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये log a नोट है, ठीक है। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, स्लोप कितना आया, स्लोप बराबर आया माइनस के अपॉन 2.303, सही है। देखो ग्राफ दोनों एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग चीजों के बीच प्लॉट हो रहा है, यहां 80 वर्सेस t के बीच ग्राफ प्लॉट हुआ, जो स्लोप है वो माइनस के है और इंटरसेप्ट ए नोट है, लेकिन यहां log 80 वर्सेस t के बीच ग्राफ प्लॉट हुआ, जो इंटरसेप्ट है वो log a नोट है और स्लोप जो है वो माइनस के अपॉन 2.303 है। ये बातें वो तुम्हें लिख के देगा कि किस किस के वर्सेस ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इन्हीं से पहचानना है कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ग्राफ दोनों एक जैसे हैं लेकिन यहाँ पे जो लिखे हुए हैं जिसके वर्सेस वो ग्राफ प्लॉट किया गया वो चीजें अलग अलग है, बच्चों वहां से पहचानना है तुमने ऑर्डर क्या है, ठीक है। यहां तक की बात, तीन मेथड हो गए हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करने के। अब हम फोर्थ मेथड पढ़ेंगे बच्चों, फोर्थ मेथड भी बड़े काम का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों जो फोर्थ मेथड है वो क्या है, नंबर 4 जो मेथड है बच्चों वो है हाफ लाइफ पीरियड मेथड। हम हाफ लाइफ से भी बता सकते हैं रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है बच्चों, हम हाफ लाइफ से बता सकते हैं उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। चलो देखो कैसे बता सकते हैं बच्चों, मैं जानता हूं क्या, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ है ना टी हाफ, वो बराबर होती है a बाय 2k के, ठीक है, a बाय 2k के। देखना जरा हमने सोल्व किया था ये, तो हमने ड्राइव भी किया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो a बाई 2k के बराबर होता है। लेकिन बच्चों हमारे लिए जो मेन समझने वाली बात है ना वो ये है कि टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a की पावर 1 के। a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, देखो टी हाफ इस a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस a की पावर कितनी है 1 है, समझ में आई बात। अब सुनो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, टी हाफ जो है वो बराबर होता है 0.693 अपॉन के, ये भी हमने ड्राइव किया था। अब बच्चों यहां देखो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है यहां पे, नहीं है, तो मैं यहां क्या कहूंगा
कि टी हाफ जो होगा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो ए की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही है बात? देखो, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी तो टी हाफ ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा था। जब फर्स्ट ऑर्डर थी तो ए की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जब जब सेकंड ऑर्डर होगा, जब सेकंड ऑर्डर होगा तो टी हाफ ए की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा? टी हाफ ए की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा, हमें ये बताना है। यानी कि टी हाफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो ए की कितनी पावर पे होगा सेकंड ऑर्डर के लिए। अभी देखो एक बात, थोड़ा सा ट्रेंड बनाते हैं, अपनी तरफ से ट्रेंड बना रहे हैं हाइपोथेटिकली, ये थोड़ा सा देखो सुनो। जीरो ऑर्डर के लिए ए की पावर 1, जीरो से आगे बढ़ा तो एक कम हो गया इसमें से, ए की पावर 0। एक से आगे बढ़ूंगा, 2 पे जब पहुंचूंगा तो एक और कम हो जाएगा, मतलब ए की पावर -1। अगर मैं थर्ड पे पहुंचूंगा तो ए की पावर -2, 4 पे अगर पहुंचूंगा तो ए की पावर -3, 5 पे पहुंचूंगा तो ए की पावर -4। ये एक ट्रेंड बना रहे हैं हम। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर nth ऑर्डर, nth ऑर्डर के लिए क्या होगा? टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? देखो, शुरुआत में ए की पावर 1, फिर ए की पावर 0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए की पावर 0, सेकंड ऑर्डर के लिए ए की पावर -1। ठीक है, ए की पावर -1 किसके लिए है? सेकंड ऑर्डर के लिए। अच्छा, थर्ड ऑर्डर के लिए हो जाता है ए की पावर -2। अब nth ऑर्डर के लिए क्या होगा? बच्चों एक सीधी सी बात समझो तुम, मान लो ऑर्डर n है, मान लो ऑर्डर n है, तो अब nth ऑर्डर के लिए ये जो टी हाफ है ए की किस पावर पे डिपेंड करेगा? देखो अब ट्रेंड बना रहा हूं मैं, जब फर्स्ट ऑर्डर था तो ए की पावर 0, मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने 1 - n किया है केवल। जो ए की पावर है वो 1 - n पे डिपेंड कर रही है। यहां जो टी हाफ है वो ए की पावर 1 - n पे डिपेंड कर रहा है। n क्या है? ऑर्डर है। हमें n की जगह बस ऑर्डर रखते जाना है। ऐसा कर लें? क्या ऐसा करने से हमारे रिजल्ट आ जाएंगे? देखो जरा ध्यान से समझते हैं, हम देखते हैं ये सब पे सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। देखो जब जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 0। मैं इस n की जगह 0 रखूंगा तो a की पावर कितनी आएगी? 1। देखो a की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? जब फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1 - 1 कितना? 0। a की पावर 0 फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जब सेकंड ऑर्डर होगा तो n की जगह क्या रखूंगा? 2। 1 - 2 कितना आएगा? -1। तो a की पावर -1 पे डिपेंड कर रहा है। जब थर्ड ऑर्डर होगा तो यहां n की जगह क्या रख दूंगा? 3। तो 1 - 3 कितना हो जाएगा? a की पावर -2 पे डिपेंड करूंगा। तो देखो एक ट्रेंड बन गया है। तो फॉर nth ऑर्डर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 - n। ये बात हमें ध्यान रखनी है। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनो जरा ध्यान से, आगे की कहानी क्या है। इफ वी स्टार्ट विद 2 different initial concentration A1 and A2। देखो एक रिएक्शन है हमारे पास, एक रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं हम जिसमें रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट के अंदर। अब हमें एक बात का पता है कि जो टी हाफ है ना, टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, केवल फर्स्ट ऑर्डर का डिपेंड नहीं करता। लेकिन हम अगर जनरली सभी के लिए देखें तो सभी के लिए ये वाली इक्वेशन फॉलो हो रही है, और इस वाली इक्वेशन में हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है टी हाफ डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। अगर मैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए ले रहा हूं तो जो टी हाफ है वो ए पे ही डिपेंड करेगा। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर मैं इस रिएक्शन को दो अलग अलग कंडीशन पे पढ़ रहा हूं, दो अलग अलग कंडीशन क्या है? एक बार मान लो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन 10 ले ली, एक बार मैंने 20 ले ली। दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन है, मैंने अपनी तरफ से मानी भी है A1 और A2। बच्चों अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को बदलूंगा ना तो उसका हाफ लाइफ पीरियड भी तो बदलेगा ना। अब सुनो देखो ध्यान से, क्या है कहानी, समझना क्या है। जो पहली वाली कंडीशन है,
पहली वाली कंडीशन जो है टी हाफ फॉर फर्स्ट कंडीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट कंडीशन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है ए वन की पावर 1 माइनस एन, सही बात है। और सेकंड कंडीशन के लिए टी हाफ क्या होगा, टी हाफ फॉर सेकंड कंडीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए2 की पावर 1 माइनस एन, सही बात है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट दोनों में सेम होगा। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं तो टी हाफ फर्स्ट डिवाइड बाय टी हाफ सेकंड बराबर देखो क्या आया, a1 बाय a2 की पावर 1 माइनस एन। समझ में आ रही है ना बात, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों हमें ऑर्डर निकालना है, ये n क्या है, n बराबर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां n ही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इस ऑर्डर की वैल्यू हम लॉग लेके निकाल सकते हैं, दोनों साइड लॉग लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये तो है थ्योरेटिकल बात। लेकिन अगर न्यूमेरिकल कभी आ गया तुम्हारे सामने तो तुम सोल्व कैसे करोगे। देखो बच्चों इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, सुनना देखना। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ a reaction will become double on doubling the initial concentration of reactant, initial concentration of reactant, ठीक है। determine order of reaction, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है। अब देखो इस मेथड से हम कैसे पता करेंगे, उसने क्या किया, हमसे ये कहा कि जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड भी डबल हो जाता है, बताओ उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो सुनो देखो बच्चों यहां दो कंडीशन है, एक कंडीशन फर्स्ट जो है उसमें जो हाफ लाइफ पीरियड है वो टी हाफ है, ठीक है। अच्छा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो मैंने ली हुई है A1, ये पहली वाली कंडीशन के ऊपर है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये कह रहा है, कंडीशन सेकंड में ये कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है, पहले कितनी थी A1 अब कितनी हो गई है 2A1, सही बात है। अच्छा क्या कह रहा है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो जो हाफ लाइफ पीरियड है वो भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये कितना हो गया 2t हाफ हो गया, ये सेकंड वाली कंडीशन के लिए हो गया। अब बच्चों हमारे पास देखो दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को जब हम ऐसे पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बना हमारा लास्ट, इस फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं ये सारा का सारा। देखो टी हाफ फर्स्ट वाली कंडीशन का टी हाफ, सेकंड वाली कंडीशन का टी हाफ कितना है 2t हाफ बराबर A1 पहली वाली कंडीशन की कंसंट्रेशन A1, दूसरी वाली की A2 कितना है 2A1 और इसकी पावर 1 माइनस एन। देखो बच्चों ये कैंसिल हो गया, बताना जरा क्या आया मेरे पास आया 1/2 बराबर A1 से A1 कैंसिल हुआ, 1/2 की पावर 1 माइनस एन, इसकी पावर मैं 1 मान सकता हूं ना, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, मतलब 1 माइनस एन बराबर 1 होगा, सही बात है। इस n को लेके जा रहा हूं उधर, 1 को ला रहा हूं इधर, n को उधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 तो n बराबर क्या आ गया 0। बच्चों ये वाली रिएक्शन जो है वो 0 ऑर्डर की है, सही है। देखो हमें क्या करना है, हमें कुछ जो भी दिया हुआ है ना वो इस फॉर्मूला में पुट कर देना है सारी चीजें, टी हाफ फर्स्ट कंडीशन, टी हाफ सेकंड कंडीशन, A1 फर्स्ट वाली कंडीशन, A2 सेकंड वाली कंडीशन, ये चीजें वो तुम्हें देगा, तुम्हें बस n की वैल्यू निकालनी है। यहां n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लियर है बात बच्चों। ये हाफ लाइफ पीरियड वाला मेथड है, इस तरह के न्यूमेरिकल भी आजकल चल रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना बस इस मेथड में पुट करके वैल्यू निकाल देनी है, क्लियर है। चलो भाई बच्चों अब सुनो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या है, एक लास्ट मेथड और बचता है, लास्ट मेथड का नाम है नंबर 5 जो है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड।
ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। क्या है ये मेथड? ये वाला मेथड बच्चों मेनली यूज किया जाता है जब एक से ज्यादा टाइप के रिएक्टेंट मौजूद होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट मौजूद होते हैं। जैसे हमारे इनिशियल रेट मेथड था, 3 तरह के रिएक्टेंट थे ए बी सी, वैसे ही ओस्टवाल्ड मेथड भी मोर देन वन टाइप के रिएक्टेंट के लिए यूज किया जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, दिस मेथड is used to determine order of reaction in which more than one type of reactant are used या इन्वॉल्व। ठीक है ना यहां तक की बात? जैसे A प्लस बी प्लस सी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, हमें इसका ऑर्डर बताना है। अब इसके लिए अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूं तो रेट बराबर के ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा और सी की पावर गामा। हमें जो ऑर्डर बताना है वो ऑर्डर ये बताना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। एक मेथड तो हमने पढ़ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने का, इनिशियल रेट मेथड। लेकिन ओस्टवाल्ड मेथड में क्या होता है बच्चों? ओस्टवाल्ड मेथड बड़े काम का है। इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 रिएक्टेंट है देखो हमारे पास। हम क्या करेंगे, इन 3 में से 2 की कंसंट्रेशन को एक्सेस में ले लेंगे। समझना, देखो बड़े काम की बात है। 2 की कंसंट्रेशन को एक्सेस में लेंगे, किन्हीं भी 2 की। मान लिया बी और सी की कंसंट्रेशन को हमने किस में ले लिया? एक्सेस में ले लिया। अगर कंसंट्रेशन को एक्सेस में ले लेंगे तो इनके विद रिस्पेक्ट जो कंसंट्रेशन का जो चेंज होगा बच्चों वो नेग्लिजिबल होगा। और कंसंट्रेशन का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल अगर होगा तो रेट इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा ही सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में था, उसमें H2O एक्सेस में लिया हुआ था। अगर एक्सेस में लिया हुआ था तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल और रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि बच्चों रेट वास्तव में होता क्या है? रेट होता ही ये है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। अगर ये एक्सेस में लिए हुए हैं तो इनका चेंज इन कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल या 0 के बराबर होगा, रेट इस पे डिपेंड नहीं करेगा। और उस टाइम पे रेट केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। और अगर एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो बड़े आराम से ऑर्डर निकल जाएगा बच्चों। देखो अब यहां मैं क्या लिख रहा हूं, इन दिस मेथड द कंसंट्रेशन ऑफ all reactant except one is taken in excess। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से। इफ कंसंट्रेशन ऑफ B and C taken in excess then their change in concentration is negligible, so rate does not depend on B and C। सही बात है। तो रेट केवल किस पे डिपेंड करेगा? रेट बराबर होगा के ए की पावर अल्फा, और अल्फा की वैल्यू यहां से बड़े आराम से निकल जाएगी। तो यहां मैं आगे ये भी कह सकता हूं अल्फा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। देखो सीधे सीधे निकल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद हम बीटा और गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बीटा और गामा की वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर तुम्हें बीटा की वैल्यू निकालनी है तो ए और सी की कंसंट्रेशन को एक्सेस में ले लेना, बी को एक्सेस में मत लेना, तो बीटा की निकल जाएगी। सी की गामा की निकालनी है तो ए और बी की कंसंट्रेशन को हम एक्सेस में ले लेंगे, गामा की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां मैं लिख देता हूं सिमिलरली वैल्यू ऑफ बीटा एंड गामा कैलकुलेटेड। ठीक है ना बच्चों? देखो जैसे हमने लास्ट के डे ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, तो उसमें ये एक्सेस में लिया हुआ था पानी, और ये H पॉजिटिव था, ये एसिटिक एसिड था, और ये प्लस में इथेनॉल बन रहा था। इस वाली रिएक्शन की वजह से मैंने तुम्हें काइनेटिक्स भी समझाई थी।
वहां मैंने तुम्हें कहा था कि रेट केवल इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये किस में लिया हुआ है, एक्सेस में लिया हुआ है। अगर एक्सेस में लिया हुआ है तो रेट इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई? ऐसा ही है ओस्टवाल्ड मेथड। बच्चों आज हमने किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन करने के तरीके पढ़े हैं, ठीक है? 5 मेथड है, बड़े अच्छे से करना। इनके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं प्रदीप की बुक में वो सोल्व करने हैं बच्चों, और सोल्व करने के बाद तुम्हें उसकी पीडीएफ मेरे पास भेजनी है। कुछ बच्चों की नहीं आ रही है, सभी बच्चे सीरियस होकर काम करेंगे। अभी जल्द ही केमिकल काइनेटिक्स का एक सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है, अपना रिवीजन प्रॉपर करते रहना है, क्योंकि टेस्ट से 2 दिन पहले मैं तुम्हें बताऊंगा तो कवर नहीं कर पाओगे तुम सिलेबस को, उससे पहले तुम्हें कवर कर लेना है बच्चों। अपना रिवीजन प्रॉपर रखना है, जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताना है, ठीक है? थैंक यू।